मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे स्वागत करता हूं। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। इस क्लास के अंदर हम बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो प्रश्न पीछे हरियाणा पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी पे हम विस्तार से जानेंगे कि इनके बारे में क्या है। जैसे आपने सुना होगा, हर बार एग्जाम में कभी ना कभी साक्ष्य अधिनियम से आ जाता है प्रश्न, कभी भारतीय दंड संहिता अधिनियम से आ जाता है, कभी खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आ जाता है। इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों, एकदम आपको मैं इनको डीपली से बताने वाला हूँ इन सभी के बारे में। एक दो क्वेश्चन ईजी जरूर आएंगे जो आपके सामने स्क्रीन पे है, लेकिन ये क्वेश्चन सभी पूछे हुए हैं, तो साथ साथ में ये बताना भी मेरा फ़र्ज बनता है, इसलिए इनको भी मैंने शामिल किया है इनके इस क्लास के अंदर। तो आज के पहले प्रश्न पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी ने शेयर का काम किया होगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक या ट्विटर जो भी आप चलाते हो। तो जी, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है। तो भारत में मिनी क्यूबा किसे कहते हैं, सभी को ध्यान होना चाहिए। भारत में मिनी क्यूबा कहते हैं भिवानी को। जी बिल्कुल, भिवानी 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 जिसे बोलते हैं भिवानी। तो भिवानी को क्या कहा जाता है, मिनी क्यूबा। यहाँ मंदिर अधिक है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ, भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की क्यूबा किसे कहा जाता है, क्यूबा एक देश है दोस्तों। क्यूबा क्या है, एक देश है। क्यूबा के अंदर सबसे अधिक हम बात करें बॉक्सर भी है, ठीक है। बॉक्सर के कारण भी, इस कारण भी इसे भिवानी को है ना मिनी क्यूबा कहते हैं, बॉक्सिंग के कारण, ठीक है। तो सबसे अधिक बॉक्सर दुनिया में पूछा जाए तो मिनी क्यूबा में रहेगा। चीनी का कटोरा पूछा जाए दुनिया में तो चीनी का कटोरा भी मिनी क्यूबा रहेगा, याद रहे। और मंदिर भी है, अपने बात करें छोटी काशी पूछा जाता है हरियाणा में, तो छोटी काशी भी किसे कहेंगे, भिवानी को छोटी काशी कहते हैं, मंदिर अधिक होने के कारण। ये जो तथ्य हैं ये एक एक से इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन रहेगा, वैसे छोटी काशी अपनी बात करें केतल को भी कहते हैं, जो नवग्रह कुंड है उनके कारण जो युधिष्ठिर ने बनाए थे। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, बताइए शाबाश, खसरा और रूबेला दोबारा फैलता है। खसरा और रूबेला है वो किसके द्वारा फैलता है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो खसरा और रूबेला जो बात करें वो किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा। बताइए किनके द्वारा है वो खसरा और रूबेला फैलता है। तो जी बिल्कुल विषाणु के द्वारा, वायरस जिसे हम बोलते हैं, और जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस है, आपसे पूछा जाए कोरोना किसके द्वारा फैलता है, तो कोरोना विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा फैलता है। उसी तरह से खसरा और रूबेला कैसे फैलते हैं, वो भी है ना विषाणु से फैलते हैं दोस्तों, याद रहे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन है जी आपके सामने स्क्रीन पे, हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्यौहार से संबंधित है। बहुत सारे प्रश्न बताने वाला हूँ इस प्रश्न के अंदर आपको मैं। हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्यौहार से संबंधित है, तो छड़ी नृत्य हरियाणा का गोगा नवमी से संबंधित है। वेरी गुड, जिन जिन का आंसर गोगा नवमी है उन सभी का राइट आंसर है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, गोगा नवमी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, और क्वेश्चन क्या बनेंगे, छड़ी नृत्य कहाँ का फेमस है। छड़ी नृत्य दोस्तों करनाल का फेमस है। कहाँ का फेमस है, करनाल का। अच्छा, गोगा नवमी का जिक्र आया तो गोगा जी भी याद आएंगे। गोगा जी की पूजा कब की जाती है, गोगा नवमी पे की जाती है। तो दोस्तों गोगा जी किसके रक्षक थे, बताइए जरा कीजिए कमेंट, गोगा जी किसके रक्षक थे। हाँ जी बताइए, किसके रक्षक थे, सांप के रक्षक थे, गाय के रक्षक थे, बैल के रक्षक थे, ऊंटों के रक्षक थे। बताइए किसके रक्षक थे जो अपने गोगा जी थे। हाँ जी, आप सभी का आंसर गलत आ रहा है एक दो को छोड़ के। तो गोगा जी है ना वो गायों के रक्षक थे। अगर प्रश्न आए इस तरह से
कि गोगा नवमी पे किसकी पूजा की जाती है। तो गोगा नवमी पे है ना सांपों की सर्प की पूजा की जाती है, ठीक है। लेकिन रक्षक किसके थे, रक्षक गायों के थे, गायों के लिए ही वो लड़े थे, ठीक है दोस्तों। गोगा मेड़ी आप जानते हो, जहाँ पे अपने बात करें जो मेला लगता है इनका धड़ मेला लगता है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा आपके सामने। हाँ जी, तो याद रहे दोनों क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए हैं, ग्रुप डी का एग्जाम आप उठा के देख लेना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। फिल्म पगड़ी द ऑनर में अपनी भूमिका हेतु किसे सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, किसे मिला था बताइए शाबाश। पगड़ी द ऑनर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। तो ये क्वेश्चन अभी भी जीके का रहेगा, लेकिन आने वाले एग्जाम में आप जब एग्जाम देने जाओ तो उससे पहले अगर कोई फिल्म हरियाणा की है तो वो करंट अफेयर में ज़रूर देख के जाना। तो इसका आंसर होगा जी बलजिंदर कौर। क्या आंसर होगा, बलजिंदर कौर। तो ये करंट अफेयर का रहेगा क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे 2018 के। तो 2018 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था। कमेंट करके बताओगे कि कौन से नंबर के राष्ट्रमंडल खेल थे वे 2018 वाले, और बताओ शाबाश कि 2022 में 4 साल बाद होते हैं ना राष्ट्रमंडल खेल। कोई भी खेल हो, ओलंपिक हो, राष्ट्रमंडल खेल हो, एशियाई खेल हो, 4-4 वर्ष के अंतराल बाद होते हैं। तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा बताइए 2022 में। तो जी ये होगा इंग्लैंड के शहर बर्गिम में, ठीक है। कौन से शहर में, जो अपने बर्मिंघम शहर है, बर्मिंघम शहर है वहाँ पे होंगे इंग्लैंड में जी। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन रहेगा 23 दलों का यूनिसेफ 2017 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो ये क्वेश्चन आपको बताने का औचित्य ये है कि आने वाले एग्जाम में अभी लेटेस्ट जो बात करें हाल फिलहाल में जो सम्मेलन हुए हैं उनको याद कर लेना, इसलिए क्वेश्चन डाले गए हैं। बाकी ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, अभी जो हाल ही में हुआ है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कहाँ हुआ था, ये बोन में हुआ था। आंसर रहेगा इसका डी, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कंप्यूटर से संबंधित है। डॉट डॉट एक तकनीक है, कौन सी इनमें से एक तकनीक है जिसमें सेपरेशन हेतु दो गांठों के बीच एक संपृक्त और पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है। बताइए किससे दो गांठों के बीच संपृक्त और पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है, वो कौन सी तकनीक है। तो जी वो कौन सी तकनीक है जी बताइए। वेरी गुड, तो आंसर होगा इसका बी। हम बात करें सर्किट स्विच, ठीक है। कौन सा है, सर्किट स्विच रहेगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आंसर दिखाई दे गया, कोई ना भाई बताइए। तथ्य डॉट डॉट हो सकते हैं, केवल भौतिक हो सकते हैं, केवल मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, ठीक है। भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों हो सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तथ्य किस प्रकार के हो सकते हैं बताइए। तथ्य कैसे हो सकते हैं, केवल भौतिक या मनोवैज्ञानिक या दोनों। तो जी तथ्य हैं वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक भी हो सकते हैं और मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, दीजिए आंसर कि डॉट डॉट जिले को श्रीपद जनपद कहते थे, श्रीपद जनपद भी कहते थे। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो श्रीपद जनपद कहते थे दोस्तों किसे, शाबाश दीजिए आंसर।
कुरुक्षेत्र। क्या आंसर रहेगा? कुरुक्षेत्र। अब मैं आपको बता दूं, कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु के नाम पे पड़ा था। किन के नाम पे पड़ा था? राजा कुरु के नाम पे कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, किस व्यक्ति को भाखड़ा नागल बांध का जनक कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, सभी को आंसर पता होना चाहिए। भाखड़ा नागल बांध के जनक कौन रहेंगे? चौधरी छोटू राम। छोटू राम के बारे में ध्यान हो, 1881 में इनका जन्म हुआ था तथा 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो भाखड़ा नागल बांध है वो बिलासपुर के राजा के साथ समझौता करके बनाया गया था। और भाखड़ा बांध का निर्माण शुरू हुआ था 1948 में। 1948 से लेकर 63 में इसका निर्माण पूरा हो गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये भाखड़ा नागल बांध है वो सतलुज नदी पर पंजाब में बना हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा बांध है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा, एक मिनट भाई। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? जो भाई मासिक पत्रिका है और हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा प्रकाशित की जाती है, उसका नाम बताइए। जी बिल्कुल, हरिप्रभा। अब मैं आपको यहाँ पर हरियाणा संस्कृत अकादमी के बारे में बताता हूँ। हरियाणा संस्कृत अकादमी याद रहे पंचकूला में है। अगर मैं इनके बारे में डीपली से बात करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको एक स्पेशल जितनी भी अकादमी है उनके बारे में वीडियो बना दूँगा, और वैसे एक वीडियो बनाई भी हुई है, जो आप ऊपर दिए हुए बेल आइकन, जो देखो एक आइकन दिखाई दे रहा है ना, आई नाम आइकन ऊपर स्क्रीन के ऊपर, उस आइकन पे क्लिक कर कर आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, पृथ्वी के चारों ओर आदर्श गैसों का चादर ... कहलाती है। पृथ्वी के चारों ओर आदर्श जो चादरों गैसों का चादर है एक प्रकार से, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे वायुमंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे वायुमंडल कहेंगे। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? वायुमंडल बोलेंगे। ये आयन मंडल और समताप मंडल ये परतें हैं। ठीक है, सौर मंडल आप जानते हो, जिसमें ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, ठीक है, ये सभी जिसमें शामिल हो उसे सौर मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, हाली पुरस्कार ... द्वारा दिया जाता है। हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, शाबाश। तो जी हाली पुरस्कार दिया जाता है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। हाली पुरस्कार हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है, जो कि अल्ताफ हुसैन हाली की याद में शुरुआत हुई थी इस पुरस्कार की। अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1837 में हुआ था। और अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में आपको बता दूं, इनकी मृत्यु 1914 में हुई थी। ठीक है, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। इसके बारे में आपको विशेष डीपली से आज आपका होमवर्क रहेगा कि अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में उनकी विकिपीडिया खोलकर पूरी जानकारी पढ़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन रहेगा, आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह है। मतलब किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है दोस्तों? आंतरिक ग्रह की बात हो रही है, तो आंतरिक ग्रह किन्हें कहते हैं? जो बताइए शाबाश, पहले आप कमेंट कीजिए, उसके बाद में बताऊंगा मैं। आंतरिक ग्रह किन ग्रहों को कहते हैं? किन 4 ग्रहों को आंतरिक, देखिए 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं, 4 ग्रह बाह्य ग्रह हैं। अब समझ गए होंगे। जो देखिए मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग वाले हैं वो आंतरिक ग्रह, जैसे सबसे पहले बुध आता है अपने सूर्य के बाद,
फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है। मंगल तक स्टॉप कर दीजिए। ये 4 हो गए, ये आंतरिक ग्रह। इन्हें ठोस ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? ठोस ग्रह भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं बाकी बाहर वाले, बृहस्पति की, शनि की, अरुण की, वरुण की, तो वो बाह्य ग्रह हैं दोस्तों, उन्हें गैसीय ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह के प्रश्न हैं। और जो अगर आपसे पूछा जाए कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों के बीच क्या पाए जाते हैं, तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। जो आपने पढ़ते होंगे ना, मंगल और अपने बात करें बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह। तो आपको कल को एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। भाई जो फंसाना हो ना किसी को पर्सन में, एग्जामिनर को, आपको तो कैसे ही फंसा सकता है। ठीक है, इस बार फंसना नहीं है, इस बार आर पार की लड़ाई लड़नी है। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। दोस्तों, जमीन मत छोड़ना। तो याद रहे, अगर आपको सफलता पानी है तो आपके सामने बहुत सारी मुश्किल आएगी, हर प्रकार की, जैसे अब आ रही है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा आ सकती है। मैं भगवान से दुआ करूँगा ना आए, लेकिन क्या पता। तैयार रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए। ठीक है, और देखते रहिए जीके बाई दीवान सर यूट्यूब चैनल। और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने स्क्रीन पे है। बताइए किस प्रकार डॉट डॉट किस प्रकार के मानों का क्रम है। मतलब इनमें से कौन सा शब्द है जो मानों का क्रम है और पूर्णांकों द्वारा सूचकांकित है। बताइए कौन सा शब्द है इनमें से जो कि मानों का क्रम है, क्रम लिखा हुआ है ये। ठीक है, और पूर्णांकों द्वारा सूचकांकित है। बताइए शाबाश, इनमें से कौन सा है? तो जी ये इसका आंसर होगा ट्यूपल। ठीक है, जो ट्यूपल होता है वो एक मानों का क्रम होता है। मान होते हैं ना, जो मान। ठीक है, मानो नहीं, मनुष्य नहीं, मानों का यानी मान होते हैं, उनका क्रम है और पूर्णांकों द्वारा सूचकांकित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा। सूरजमुखी अपरारोपण के डॉट डॉट प्रकार का उदाहरण है। सूरजमुखी किस प्रकार का उदाहरण है? बताइए। सीमांत परारूपण, मुक्त केंद्रीय अपरारोपण या शीर्षीय अपरारोपण या आधार अपरारोपण। बताइए किस प्रकार का अपरारोपण है सूरजमुखी? तो जी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, आधार अपरारोपण। क्या आंसर रहेगा? आधार अपरारोपण। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। शाबाश, बताइए पशु और भैंस किस परिवार से आते हैं, यानी किस परिवार से संबंध रखते हैं पशु और भैंस? शाबाश दीजिए। हरियाणा पुलिस के एग्जाम में सभी के सभी पर्सन आए हुए हैं, तो आपको अभी भी बात करें जो लग रहा हो कोई डाउट तो पीडीएफ ले सकता है। इसकी कंप्लीट पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम लिंक पे जाइए। टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाया गया है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो फिर आएगा क्या? आएगा ओवीडी। याद रहे, ओवीडी में अगर बात करें पशु और भैंस परिवार आते हैं। ठीक है, ओवीडी परिवार है पशु और भैंसों का। ठीक है, या भैंस का। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। कौन से स्थान से पूरा ईसाई युग के युद्ध योग्य जनजातियों गणराज्य से जुड़ा है और 1983 में बीरबल सैनी द्वारा
निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों की श्रृंखला रखता है। बताइए कौन सा स्थान है ऐसा। शाबाश, दीजिए आंसर। तो जी इसका आंसर होगा आपके सामने स्क्रीन पे बी, खोखरा कोटा। देखो मैं आपको बताऊं, खोखरा कोटा है, यह आपने पढ़ा होगा, इंडो ग्रीक सिक्कों के लिए जाना जाता है। आज नया प्रश्न सुन लो कि जो खोखरा कोटा है वो सिक्कों का जो में श्रृंखला मिली है वो किसके द्वारा खोजी गई थी? बीरबल सैनी के द्वारा। बीरबल सैनी ने खोजी थी। कब? 1983 में, 1983 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है? निम्न में से कौन सा सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है? बताइए। तो प्राचीन स्थल कौन सा हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का? तो जी ये हो जाएगा, अपने बात करें प्राचीन पतन है, सॉरी स्थल नहीं, प्राचीन पतन है। बताइए कौन सा प्राचीन पतन है? तो जी लोथल, आंसर होगा डी, लोथल। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, वह राजमा की किस्म चुनिए जो बैक्टीरियल ब्लाइड रोग, बैक्टीरियल ब्लाइड या ब्लाइट रोग प्रतिरोधी है। बताइए कौन सी राजमा की किस्म है? जी दीजिए आंसर। शाबाश शाबाश, 5 सेकंड का टाइम है। हाँ जी बिल्कुल, जिन जिनका आंसर बी आया है सभी का राइट है, पूसा कोमल। ठीक है, क्या आएगा? पूसा कोमल। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, शाबाश। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ... में लागू हुआ था या अस्तित्व में आया था? बताइए। तो जी इसका आंसर क्या होगा? भारतीय, अगर हम बात करें साक्ष्य अधिनियम की, तो जी ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। 1 सितंबर 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें, इसका पितामह किसे कहते हैं? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पितामह जेम्स स्टीफन को कहा जाता है। जेम्स स्टीफन, याद रहे क्या नाम है? जेम्स स्टीफन। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब तैयार हुआ था? इस तरह का प्रश्न आ जाए तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 15 मार्च 1872 में तैयार हुआ था। 15 मार्च 1872 में तैयार हुआ और ये लागू हुआ 1 सितंबर 1872 को। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 11 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 11 अध्याय हैं। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें हम, जो आपराधिक कानून संशोधन होते हैं उन पे चर्चा की जाती है, कानूनों वगैरह पे। तो आपराधिक मामलों पे मेन बात करें तो आप बताइए कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था उसके बाद, 1872 के बाद? तो याद रहे आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2005 में पारित और हुआ था, दोबारा से जो आपको याद करना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, भारतीय दंड संहिता अधिनियम भी है। भारतीय दंड संहिता भी है। जो भारतीय दंड संहिता है, ये हम बात करें तो ये याद रहे आपको, 1860 में एक व्यक्ति थे लॉर्ड मैकाले। क्या नाम था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के टाइम में 1860 में भारतीय दंड संहिता अधिनियम बना था इनकी अध्यक्षता में। और ये भारतीय दंड संहिता अधिनियम जो चार्टर था 1833 का, हाँ 1833 का चार्टर एक्ट के तहत ये पारित हुआ था दोस्तों, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, किन दो महीनों का एक वर्ष में समान कैलेंडर होता है? उतने ही दिन होते हैं, 30, 29, 31, जितने भी हैं। बताइए। शाबाश, दीजिए आंसर। वेरी गुड, फटाफट आंसर आना चाहिए इसका भाई। तो जी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अप्रैल और जुलाई। अप्रैल में बात करें 30 दिन होते हैं, जुलाई में भी कितने होते हैं? 30 दिन होते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन है जी आपके सामने स्क्रीन पे, 1556 में अकबर की मुगल फौजियों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भी वही था। बताइए, शाबाश। और 14वां विक्रमादित्य भी यही था। इससे पहले 13 हो चुके थे, 14वां अंतिम और यही था जिसने अकबर को हराने के बाद, अकबर की फौजियों सेनाओं को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो जी कौन था? तो जी ये था हेमचंद्र हेमू। कौन था? हेमचंद्र हेमू। हेमू रेवाड़ी का शासक था। याद रहे, आपको ये याद करना है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे ये रेवाड़ी में पहले हम बात करें ना तो नमक वगैरह के ये व्यापार भी करता था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? शाबाश, कमेंट कीजिए। स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जी स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो ये जो थे व्यक्ति अपने रामास्वामी नायंकर के द्वारा ये स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया गया था। और स्वाभिमान आंदोलन की हम बात करें तो ये 1920 में दक्षिण भारत से शुरू हुआ था। स्वाभिमान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। कहाँ से? दक्षिण भारत से। किसने किया? रामास्वामी नायंकर ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण नहीं है? कौन सा निम्न में से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण नहीं है? बताइए कौन सा उदाहरण नहीं है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का? ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि सभी के सभी कंप्यूटर के ज्ञाता बैठे हैं, ठीक है। बिल्कुल जी, आंसर होगा .NET। क्या होगा? .NET। जो नेट होता है NET, वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण नहीं है। बाकी सभी है, SQL, SAP और ORACLE, ठीक है। ये सभी के सभी उदाहरण है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चले, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? शाबाश, दीजिए आंसर। हाँ जी, बिल्कुल सभी का सही आ रहा है। भारतीय खाद्य अधिनियम पारित हुआ था 2013। क्या आंसर आएगा? सी, 2013। मैं इनके बारे में आपको डीपली से बता देता हूँ। जो खाद्य अधिनियम है वो जो बात करें 10 सितंबर की बात है। 10 सितंबर 2013 में ये लागू हुआ था। कब हुआ था? 10 सितंबर 2013 में दोस्तों। और इसमें हम बात करें क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई इसमें है ना, याद रहे, चावल 3 रुपये किलो, गेहूँ 2 रुपये किलो, मोटे अनाज है वो 1 रुपये किलो, मोटे अनाज जो बाजरा वगैरह है ना, समझते हो, ठीक है, वो सभी 1 रुपये किलो। और एक फैमिली को, एक परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम में बात करें जो है वो अनाज देने का फैसला किया गया। ये जो तथ्य आपको ध्यान में रखने खाद्य अधिनियम से संबंधित। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से है कितने % है भाई? शाबाश, बताइए। भारत की जनसंख्या से, जी बिल्कुल आपसे एग्जिट आंकड़ा मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। आप आंसर ये दे रहे हैं, सभी का राइट है। एग्जिट आंकड़ा बताइए कितना आएगा? हाँ जी, 2.09%। क्या आएगा? 2.09%। और भारत की हम बात करें तो आप कमेंट करके बताओगे क्षेत्रफल की तुलना में हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का कितना है? तो जी हरियाणा का कितना है? 1.34%, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका निकालता है। कौन सी पत्रिका निकालता है? जल्दी बताइए। हाँ जी जल्दी बताइए, आज बहुत लंबी क्लास चलने वाली है।
तो ये निकालता है जी हरियाणा संवाद पत्रिका। हरियाणा संवाद पत्रिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, हरियाणा के किस स्थान पे 250 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर मैं ही बता देता हूँ, गोरखपुर में। और ये बात करें गोरखपुर में लगाया गया, इसका उद्घाटन है वो बात करें भारत के उस टाइम माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया। पिछले एग्जाम में भी ये हमने चर्चा की थी, पिछली जो वीडियो थी उसमें। वह विकल्प चुनिए जो नेटवर्किंग में शामिल नहीं है। वह विकल्प चुनिए जो नेटवर्किंग में शामिल नहीं है। तो नेटवर्किंग में शामिल नहीं है, वह विकल्प चुनना है आपको। हाँ जी बताइए। तो वह विकल्प होगा शक्ति स्थानांतरण का। शक्ति स्थानांतरण विकल्प ऐसा है जो नेटवर्किंग में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, 370, अभी ये खत्म भी कर दिया गया है। अगला, इसके बाद में राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ है? राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ है? तो राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल में है। बताइए स्थापना कब हुई थी? हाँ जी कीजिए कमेंट। 1984, 85, 86। तो राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल की स्थापना 1985 में हुई थी। अगर आपसे राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संस्थान पूछा जाता है तो 84, संस्थान ब्यूरो पूछा जाता है तो 85। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, सूरदास निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सूरदास किसके समकालीन थे? जिनका जन्म सिंही गांव फरीदाबाद में हुआ था, जो जन्म से ही अंधे बताए जाते हैं। और सूरदास की याद में सूर सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। इससे पहले सूरदास पुरस्कार था, इसका नाम सूर सम्मान पुरस्कार 2006 में किया गया था। तो जी अकबर के समकालीन, वेरी गुड वेरी गुड, अकबर के समकालीन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य का अर्थ है, तो साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य का अर्थ है, साक्ष्य अधिनियम जो मैंने अभी भी आपको बताया था, जो बात करें हमें 1872 में लागू हुआ था, ठीक है। तो इसमें हम बात करें जो मौखिक साक्ष्य और जो दस्तावेजिक साक्ष्य हैं, दोनों ए भी दोनों राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में एक उपस्थित है, यानी दिल्ली पर्वतीय श्रेणी में क्या चीज़ें अवस्थित है? बताइए। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, असोली भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है वो बात करें झज्जर में है, असोली भाटी एक बार छोड़िए, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है, अब्बू यानी अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य है सिरसा में है। तो राइट आंसर अपने आप क्या हो गया? असोली भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है 36 नंबर, हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक है। उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संस्थापक है। तो जी बताइए कौन सा है? तो जी ये रहेगा बाल मुकुंद गुप्त। याद रहे अपने, इसका आंसर है बाल मुकुंद गुप्त, सही है, भारत प्रताप का। और इसके साथ इन्होंने कोहिनूर समाचार पत्र भी निकाला था, जो उर्दू भाषा में था, कोहिनूर। इसकी डेट याद करनी जरूरी है, 1888 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भ्रूण को जन्म देना कहलाता है। जो भ्रूण है उनको जन्म देना कहलाता है, क्या कहलाता है जी? बताइए। रोपण, निषेचन, प्रसव और अंडोत्सर्जन। बताइए, शाबाश। 37 का आंसर दीजिए। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। अपनी बात करें प्रसव, प्रसव है वो भ्रूण को जन्म देता है। अगली बात करें इसके बाद में, रोजगार की समानता का अनुच्छेद है। रोजगार की समानता का अनुच्छेद कौन से आर्टिकल में है? बताइए। आपको ध्यान होना चाहिए सभी आर्टिकल। आर्टिकल 14 में कानून की समान, विधि के समक्ष सभी समान हैं, है ना।
और 15 में क्या था, रंग रूप जाति आदि के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 में क्या था, नहीं बताऊंगा। 17 में क्या था, असप्रस्ता। 18 में क्या था, उपाधियों का अंत। तो रोजगार की समानता किसमें था, 16 में था। सभी अनुच्छेद उंगलियों पे याद होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश महान भौगोलिक रचना भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत। सोचिए एक बात सिंपल सी कि देखिए इसमें हम बात करें जो अपने जो बांग्लादेश बना वो भारत ने बनाया, पाकिस्तान भारत से निकला, वैसे कभी ना कभी म्यांमार भी भारत से निकला था, ठीक है, लेकिन इसमें अलग रहेगा म्यांमार। ओके, अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति आपको वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, मछली उत्पादन से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद करनी है सभी की सभी, जो अन्य जितनी भी क्रांति है, ठीक है, जैसे ओलेरिकल्चर है सब्जी उत्पादन से, श्वेत क्रांति है दूध उत्पादन से, और पीली क्रांति है तिल उत्पादन से, सभी आपको पता होनी चाहिए। दिए गए एक स्थान और समय पर वायुमंडल की तत्कालीन स्थिति को क्या कहते हैं। दिए गए किसी निश्चित स्थान, इस तरह आएगा प्रश्न, किसी निश्चित स्थान और निश्चित समय पर वायुमंडल की तत्कालीन स्थिति क्या कहलाती है। तो जी ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है, आपको बता दूं, मौसम। क्या कहलाएगी, मौसम। देखो आपको मैं समझाता हूँ जलवायु, मौसम और मौसम विज्ञान क्या है। देखो मौसम का अध्ययन करना मौसम विज्ञान है, ठीक है, सिंपल। कोई स्थान है, जैसे अपना मान लो कि रेवाड़ी है, ठीक है दोस्तों, रेवाड़ी के अंदर कल बारिश होगी, ठीक है, तो ये चीज़ आ गई, तो क्या है, ये मौसम है। जैसे आज फतेहाबाद में बारिश अभी हो रही है, अभी मैं क्लास बना रहा हूँ, बाहर बारिश हो रही है, ये बताया गया था कि फतेहाबाद में बारिश होगी, ठीक है, स्थान निश्चित हो गया, समय भी बता दिया था कि कल होगी, कल बताया था आज के बारे में। अच्छा, अगर आपको ये बोल दे कि रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ में आने वाली 10 तारीख से 17 तारीख के बीच में हल्की हल्की बूंदाबांदी होने वाली है या तेज़ आंधी आने वाली है, ठीक है, या बात करें तेज़ वर्षा होने वाली है, तो देखिए मैंने स्थान बताया निश्चित, कोई दिक्कत नहीं, स्थान दोनों में निश्चित है। वहाँ पे लॉन्ग टाइम हो गया, तो लॉन्ग टाइम हो गया तो जलवायु होगी, कम समय के लिए हो गया तो मौसम हो गया। अब भी दिक्कत है मेरे भाई, तो क्लास को दोबारा से देख लेना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है, बताइए। हरियाणा विद्युत सुधार आयोग, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। तो जी इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा जी, बताइए, शाबाश कीजिए कमेंट, वेरी वेरी गुड, शाबाश शाबाश, जो भी आंसर दे रहे हैं, जिन जिनका आंसर सी आ रहा है, सी आ रहा है, उन सभी का सही है। जिनका सी आ रहा है हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड, सभी का सही है। बताइए हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। जी सही है, 1997। 1997 में हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी। अगर आपसे आ जाए कि हरियाणा बिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, हरियाणा बिजली बोर्ड की स्थापना 3 मई 1967, यानी 3 मई 1967, हरियाणा बनने के 1 साल बाद, ठीक है। और हरियाणा ऊर्जा उत्पादन बोर्ड दो विभागों में बंटा हुआ है, ठीक है, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, DHBBN UHBBN। अगले क्वेश्चन पे चलें। हरियाणा के एक स्वतंत्र सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री भी बने, तो जी सिंपल क्वेश्चन, चौधरी देवीलाल। तो देवीलाल के बारे में याद रहे, करंट अफेयर में हाल ही में चौधरी देवीलाल की 20वीं पुण्यतिथि बनाई गई है, ठीक है। 6 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई थी 2001 में, तो उनकी 20वीं पुण्यतिथि बनाई गई है हाल ही में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साहीवाल डॉट डॉट की एक किस्म है। साहीवाल किसकी किस्म है भाई बताइए, कौन से जानवर कौन से पशु की है? तो साहीवाल किसकी है भाई? गाय की है। ठीक है, गाय की। अगर आपसे पूछा जाए थार पार कर, भी थार को भी पार करके आने वाली, वो भी किसकी है? गाय की है। थार पार कर भी किसकी है? गाय की है। हरियाणवी भी किसकी है? गाय की है। साहीवाल भी किसकी है? गाय की है। अमेरिकन भी किसकी है? गाय की है। बदावरी किसकी है? भैंस की है। मुर्रा किसकी है? भैंस की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उन 5 गांवों में से शामिल है जो युधिष्ठिर ने मांगे थे? बताइए, युधिष्ठिर ने 5 गांव मांगे थे, उनमें से एक शामिल है? जल्दी बताइए। सॉरी दोस्तों, थोड़ी अर्नब गोस्वामी वाली फीलिंग आ गई थी, क्योंकि मैं आजकल ज़्यादा ही कुछ चैनल देखता हूँ। रिपब्लिक भारत, आप भी देखा करो रिपब्लिक भारत, एक स्वतंत्र मीडिया रिपब्लिक भारत। ठीक है, बिल्कुल। तो जी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जी इसका आंसर होगा अपने पानीपत, जिसे परप्रस्थ कहते थे। परप्रस्थ 1, स्वर्णप्रस्थ 2 और इंद्रप्रस्थ जिसे दिल्ली कहते हैं 3, तिलपत जो की बात करें नंबर 4 हो जाएगा, जो फरीदाबाद में पड़ता है। नंबर 5 बागपत जो यूपी में पड़ता है। तिलपत, बागपत, सोनपत और इंद्रप्रस्थ और एक कौन सा रह गया? परप्रस्थ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक वर्ग से एक ऑब्जेक्ट बनाना क्या कहलाता है? एक वर्ग से एक ऑब्जेक्ट बनाना क्या कहलाता है? एक वर्ग से एक ऑब्जेक्ट बनाना क्या कहलाता है? एक वर्ग से एक ऑब्जेक्ट बनाना कहलाता है। दोस्तों बताइए, शाबाश बताइए। हाँ जी, आंसर चाहिए, इसका जवाब चाहिए, जवाब दीजिए, भागो मत, भाग रहे हैं कई, भागो मत, जवाब दो, जवाब। तो जिसका आंसर होगा सी, क्या आंसर होगा? सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मोहम्मद गजनी ने थानेश्वर पर, गजनवी है ये, ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? जवाब चाहिए, जवाब। कब आक्रमण किया था? जवाब चाहिए। 1014 में और 1009 में भी किया था। ठीक है, 1014। बताइए, बताइए, सभी को बताइए, मोहम्मद गजनवी ने जब थानेश्वर पर आक्रमण किया उस टाइम वहाँ का राजा कौन था? जी दीजिए आंसर। तो उस टाइम राजा कौन था? ये क्वेश्चन आपके लिए पेंडिंग रहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, पंचकूला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 में किसने जीता था? बताइए। दीजिए आंसर। तो जी ये रमेश कुतल मेघ ने, आंसर आएगा बी। अभी ये करंट में नहीं आएगा आगे क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो नए दिए गए हैं उन्हीं पे आएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत बन गया था, तुरंत बन गया था भारत। क्या बन गया था? क्यों चिल्ला रहे हो भाई? क्या बन गया था? डोमिनियन स्टेट बन गया था। क्या बन गया था? डोमिनियन स्टेट बन गया था। अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम आयु प्राप्त करनी चाहिए कितनी वर्ष? लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30। कोई प्रश्न है क्या ये? आएंगे, बढ़िया प्रश्न भी आएंगे, धज्जियाँ भी उड़ाएंगे। अगला है, इंजाइम ग्लूकोज को इथाइल ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित करता है। कौन करता है? बताइए। मुझे तो साइंस से डर भी लगता है,
आपको भी लगता है? तो भाई साइंस से डर रहे हो तो बता दूं, आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे साइंस पढ़नी पड़ेगी, ये कोई बताने वाली बात है? ये बात नहीं कहूँगा, नहीं पढ़नी ये भी नहीं कहूँगा। तो करना क्या है? करना है, याद रहे, जीके मजबूत करो फुल से फुल। हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कम से कम 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन आए तो 40 नंबर टारगेट हो। उसके अलावा करंट अफेयर हरियाणा और इंडिया, हरियाणा तो उसमें आ जाएगी, इंडिया की करंट अफेयर आएगी 5-7 क्वेश्चन, उनमें से 2-3 पक्के करने हैं। इसके अलावा रीजनिंग, एक भी पर्सन गलत नहीं होना है। एक भी गलत हो गया तो देख लेना, कोई सिलेक्शन नहीं होगा अगर बाकी चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। रीजनिंग में 10 में से 10 गोली मार के। इसके अलावा और हिंदी में से अगर 10 क्वेश्चन आए तो 9 तो सही होने चाहिए, हो तो 10 हो वरना 9 तो सही होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा मुश्किल आ जाए तो 8 होने चाहिए, इजी आए तो 10 में से 10, एवरेज में आए तो 9। अच्छा और जी, और रहेगी क्या? रह गई साइंस, रह गई और मैथ रह गया। अब क्या करें? 50% एवरेज आनी चाहिए साइंस और मैथ में, 50-50, आधे सही आधे गलत। अच्छा और बच गया कंप्यूटर। उसमें कंप्यूटर तुक्का मारो, जितना हो सके उतना कवर करो, बाकी फिजूल टाइम कंप्यूटर में ना दो। इससे अच्छा आप मैथ में दे दो और इससे अच्छा आप जीके में दे दो, फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, जो साइंस में और कंप्यूटर में दिन रात एक कर देगा, मेरे भाई याद रखना, सिलेक्शन पाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये हरियाणा है, यहाँ साइंस में क्या पता क्या आएगा, क्या पता कंप्यूटर में क्या आएगा, लेकिन जीके में पता है क्या आएगा, पता है रीजनिंग में क्या आएगा, पता है 50% मैथ में क्या आएगा। 50% तो पता ही है, प्रायिकता आएगी, ठीक है, एक आयु से संबंधित आएगा, इन इस तरह के कई प्रश्न हैं जो हमें पता आएंगे। तो भाई मेरे तैयारी कीजिए बढ़िया वाली जो मैं बता रहा हूँ उसके अनुसार चलिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने जाइमेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। इनमें से क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्या है क्रिया विशेषण? धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। ठीक है, धीरे धीरे प्यार हो जाएगा, ऐसे मत बोलो साजना मेरे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया हो जाएगी, विशेषण। ठीक है, उसके बाद रट्टे नहीं मारने, मैं तो बता रहा हूँ, इसको समझ लेना अच्छे से। किसी भी हिंदी टीचर यूट्यूब पे, यात्रियों के समूह को क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं यात्रियों के समूह को? काफिला। काफिला निकाल देंगे, जब मेरा जनाजा उठेगा तो उसकी गली से काफिला गुजरेगा। काफिला मतलब बहुत बड़ा समूह गुजरेगा उसकी गली से। अब गुजरे चाहे, ठीक है, अगली को क्या लेना है? तो कई बार टिकटॉक पे देख देख के हंसी आती है इस तरह की वीडियो भी। तो काफिला आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। लड़की जाती है तो जाने दो भाई, जाती है तो जाने दो, क्यों अपनी ज़िंदगी झंड करवा रहे हो? तो लड़की जाती है, ये वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है, अपूर्ण भूतकाल में। पूर्ण भूतकाल भी होता है और अपूर्ण भूतकाल भी होता है। भूतकाल तो सुना था ये, और पूर्ण और अपूर्ण भी और आगे जी बिल्कुल होते हैं। देखो, पूर्ण भूतकाल तो होता है जा चुकी थी, गई थी में आए बात, ठीक है, गई थी, जा चुकी थी। और जब आ जाए अपूर्ण में, भी जा रही थी, वो वहाँ मुझे मिली रास्ते में कई दिन पहले। ठीक है, कई दिन पहले वो रास्ते में मुझे वहाँ मिली थी। रास्ते में मिली थी तो वो जा ही रही थी, तो वो अपूर्ण था।
तो भाई इसमें क्या आएगा, अपूर्ण आएगा। लड़की जा रही थी पहले की बात है, लेकिन वो जा रही थी उस टाइम, तो अपूर्ण। पूर्ण क्या आएगा, लड़की गई थी, पूर्ण है बिल्कुल। अच्छा आगे क्वेश्चन, हम आंखों से देखते हैं, इस वाक्य में आंखों से में कौन सा कारक है? बताइए, हम आंखों से देखते हैं, इसमें देखेंगे तो आंखों से ही ना। अच्छा, इसमें आंखों से कौन सा कारक है? से, कर्ता ने कर्म को करण से, आंखों से, करण से, करण कारक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से विशेषण है। बताइए, इनमें से विशेषण है। बालक, क्योंकि, लिखा, गोल। विशेषण क्या है जी? विशेषण रहेगा गोल। गोल विशेषता है, कहते हैं ना गोल गोल, तो गोल क्या है, विशेषता है। कई बार हम, और बुढ़ापा है वो भी क्या है, विशेषता है। लंबा, बहुत लंबा है वो रास्ता, लंबा क्या है, लंबा विशेषण है। ठीक है, ये इस तरह के हैं दोस्तों। बाकी मैं मेरे तरीके से बता रहा हूँ, किसी हिंदी टीचर से और सीख लेना है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चलते हैं, जो कि बात करें हम एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं, आए नहीं है। सब्सक्राइब चैनल कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया है, बस अभी 15 क्वेश्चन और। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे नागरिकता से संबंधित प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संशोधन प्रावधान किया गया है? तो नागरिकता संशोधन प्रावधान किया गया है, बताइए। क्लास 1 घंटे की हो चुकी है, अभी क्लास को 15-20 मिनट में एंड कर देते हैं। बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संशोधन प्रावधान किया गया है? तो नागरिकता का जो किया गया है वो किया गया है 5 से लेकर 11। 1 से 11 संघ या संघात्मक के बारे में, 5 से 11 नागरिकता के बारे में, 12 से 35 मौलिक अधिकार, 36 से 51 मूल कर्तव्य। ठीक है, अपने नीति निर्देश तत्व, 36 से 51, मूल कर्तव्य 51 क में है। ओके, और मैं बता दूं, जो नागरिकता का प्रावधान है वो भाग 2 में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? जो बताएं आपको कि कानून संसद बना सकती है नागरिकता पे, वो कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो वो अनुच्छेद 11 के तहत। कौन सा आएगा, 11 के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, बताइए किस आधार पे नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती? जन्म के आधार पे, भारतीय बैंक में धन जमा करके, और देशीयकरण के द्वारा, किसी भूभाग के अपने बात करें सम्मेलन के द्वारा। बताइए शाबाश। तो भारतीय बैंक में धन जमा करके है, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। भारतीय नागरिकता कैसी है, एकल है। ठीक है, एकल नागरिकता है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है, कौन सा? माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर नागरिकता। ठीक है, विदेशी से मित्रता करने पर। बताइए, तो जी ये विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, पुरुष या महिला किसी से विवाह करने पर हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ये तरीका है। सी आंसर। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन किस आर्टिकल में है? बताइए, किस आर्टिकल में है ये प्रावधान? आर्टिकल 6, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 11? तो ये आर्टिकल 6 में है। आर्टिकल 6 में ये प्रावधान किया गया है कि पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति आकर भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकता है। आर्टिकल 6, आंसर आ जाएगा ए। अगला, नागरिकता के लोप होने का नियम है। नागरिकता के लोप होने का नियम है परिवार से पिछड़ जाने पर, परिवार से पिछड़ जाने पर, देशद्रोह का आरोप लगने सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। बताइए शाबाश शाबाश शाबाश, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ जी, आंसर क्या होगा? आंसर होगा जी इसका देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पे।
दोस्तों बता देता हूँ आपको एक बात कि क्लास बहुत मेहनत करके बनाई जाती है। देखो इतनी रिकॉर्डिंग में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, साथ साथ में मैं चर्चा करूँगा। आपको पता होना चाहिए कि रिकॉर्डिंग में काफ़ी टाइम लगता है। टाइपिंग में कितना टाइम लगा होगा? जब 1.5 घंटा रिकॉर्डिंग में लग गया तो टाइपिंग में कितना लगा होगा? उसको एडिटिंग में कितना लगा होगा? भाई एडिटिंग का मतलब बाद में इसका साइज़ छोटा करना पड़ता है, फिर यूट्यूब पे अपलोड करने में लगा होगा, यूट्यूब में इसमें बात करें थंबनेल बना के लगाने में लगा होगा। ठीक है, आप कहोगे जी बहुत टाइम लगता है, हम आपको सपोर्ट करेंगे पूरा पूरा। तो प्लीज़ पूरा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर अपनी फैमिली के बढ़ाओ और वीडियो को लाइक वगैरह बिना बोले ही कर दिया करो यारो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। तो ये की गई है 1955 के नागरिकता कानून में। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या किया गया है? बताइए। 1992 के अनुसार किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है सभी के सभी, बताइए शाबाश, इसका आंसर दीजिए। ए, किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण अपने आप भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। नंबर 2, भारतीय पुरुष से विवाह करने पर करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। उपरोक्त सभी। तो अधिनियम 1992 के अनुसार अधिकार मिला था। आंसर होगा इसका सी। कौन सा? भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। कितने वर्षों तक लगातार भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी? कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी? बताइए शाबाश। कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी? तो ये हो जाएगी दोस्तों, अपने बात करें 7 वर्ष से अधिक या 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए? शाबाश बताइए। तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू किए गए 1949 में। नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए? 1949 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है? जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने के अधिकार, अनुच्छेद 15, 16, 19 मौलिक अधिकार, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को है जो अन्य नागरिकों को नहीं है, गैर नागरिकों को नहीं है? तो वो रहेगा जी आंसर इसका सी। कौन सा रहेगा? सी। दिया हुआ है क्या नीचे? सॉरी, डी आंसर दे रखा है। हाँ जी, डी आंसर रहेगा बिल्कुल। संसद व विधानमंडल के सदस्य नहीं बन सकते। कुछ सार्वजनिक पदों में जो पदों में पात्रता वो नहीं मिलेगी। 15, 16, 19 अधिकार नहीं मिलेंगे। ठीक है, 15, 16 पता है ना आपको, जो भेदभाव वाला है रंग रूप जाति आदि के आधार पे, वो बिल्कुल हो सकता है उनके साथ। 16 सरकारी नौकरी में समानता वाला हो गया। 19 स्वतंत्रताएँ होगी, स्वतंत्रताएँ उतनी नहीं मिलेगी जो विदेशियों को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। बताइए शाबाश आंसर। संविधान द्वारा, ये दोबारा नहीं है, दोबारा, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिक अधिनियम कब बनाया था? संसद ने एक व्यापक नागरिक अधिनियम कब बनाया था? शाबाश दीजिए आंसर इसका। व्यापक नागरिक अधिनियम कब बनाया था? तो जी इसका आंसर क्या होगा? 1955 में बनाया था। कब बनाया था दोस्तों? 1955 में बनाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? जी बिल्कुल, भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? तो एकल नागरिकता की अवधारणा भारत में इंग्लैंड से ली गई है।
कहाँ से ली गई है दोस्तों? इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, तो ये इंग्लैंड से ली गई है, याद रहे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक यह दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक यह दावा नहीं कर सकता। बताइए कौन सा दावा नहीं कर सकता इनमें से? हाँ जी, दीजिए आंसर। शाबाश। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। ठीक है, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करना है? लाइक करना है। ठीक है, बताइए। शाबाश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। जो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार है ना, वो कोई ब्रिटिश नागरिक ये दावा नहीं कर सकता कि मैं व्यापार और व्यवसाय के लिए स्वतंत्र हूँ। ठीक है, क्योंकि इन्होंने भारत को सोने की चिड़िया को है ना, बात करे कंगाल कर दिया था, है ना, तो इनको ये अधिकार नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकारा है? तो जी दोहरी नागरिकता का जो बात करें हमें अपने सिद्धांत स्वीकारा है वो अमेरिका ने। किसने? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, याद रहे। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जैसे कल्पना चावला वहाँ गई थी तो कल्पना चावला एक भारतीय नागरिकता भी रखती थी, साथ में अमेरिका भी। ठीक है, तो बोल सकते हैं हमें उसको कि अमेरिका और भारत की दोनों की नागरिकता रखती थी कल्पना चावला। इस तरह भी ये भी याद कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। बताइए नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला निकाय कौन सा है? जो नागरिकता प्राप्त की जाती है उसकी जो शर्त कंडीशन है वो कौन निर्धारित करता है? ये मैं पहले चर्चा भी करके आया हूँ, घुमा फिरा के आपके सामने प्रश्न आया था। दीजिए आंसर। शाबाश, दीजिए। शाबाश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जी संसद। ठीक है, आपको एक मोटिवेशन शायरी सुना देता हूँ। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे भी मैं आपको भी कहता हूँ कि खुद से एक ऐसा वादा कर लीजिए कि नौकरी पानी ही पानी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं। क्लास कैसी लगी ज़रा कमेंट करना। क्लास एंड होने के बाद मुझे भी पता लगे कि आपको कितना अच्छा लगता है क्लास देखकर। अधिक से अधिक शेयर करोगे ना? पक्का जी, बिल्कुल। तो राम राम, नमस्ते, गुड बाय, गुड नाइट।